आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक संभावित नए कोलैबोरेशन के बारे में। पाकिस्तान को लेकर चर्चाएं इस समय काफी तेजी के साथ हो रही हैं और चर्चाओं का केंद्र बिंदु है पाकिस्तान के द्वारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाना। पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो चाइना से तकरीबन 40 की संख्या में जो J-35 फाइटर्स हैं इनको एक्वायर करने वाले हैं। बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम करती है कि ऑलरेडी जो क्रू मेंबर और पायलट्स हैं ये ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई जहां पर पाकिस्तान के सेकंड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करने की बात लगभग कंफर्म होती नजर आ रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक साथ दो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की तरफ देख रहा है और इस बार पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है तुर्की से। तुर्की की जो TAI कान प्रोग्राम है जिसको हम पहले TFX के नाम से जानते थे, इस प्रोग्राम में अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट की बात माने तो पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है और पाकिस्तान तुर्की की सहायता से एक पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में ही स्टैब्लिश करेगा जहां पर इन एयरक्राफ्ट के लोकल वेरिएंट प्रोड्यूस किए जाएंगे जो कि कटिंग एज स्टेल्थ फाइटर होने वाले हैं। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत पाकिस्तान तकरीबन 40 की संख्या में J-35 और लगभग इतनी ही संख्या में जो कान एयरक्राफ्ट है इनको एक्वायर करना चाहता है ताकि वो पुराने F-16 और फ्रेंच मिराज फाइटर्स को रिप्लेस कर सके। अब अगर हम तुर्किश मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो उनमें भी ये कहा गया है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में जो एक्सपोर्ट है इसको लेकर बातचीत चल रही है और आने वाले भविष्य में जो ज्वाइंट डेवलपमेंट वेंचर्स हैं ये हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए ये एक नया सरदर्द बन सकता है क्योंकि पाकिस्तान इस समय तुर्की और चाइना से पूरा सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम TFX फाइटर एयरक्राफ्ट की तो यहाँ पर जो चीजें अभी तक निकल के रिपोर्ट्स में सामने आई हैं उसमें पाकिस्तान न सिर्फ ऑफिशियल इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाला है बल्कि मल्टीपल सब सिस्टम जो हैं इस एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले ये पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर किए जाने की तैयारी भी चल रही है और बाकायदा इसके लिए एक जॉइंट प्रोडक्शन लाइन जो है वो स्टैब्लिश करी जाएगी जो कि बेसिकली फाइनेंशियली पावर्ड होगी तुर्की और चाइना से। यानी कि पाकिस्तान के सामने जो एक आर्थिक संकट है उसको देखते हुए ये दोनों देश जो है पाकिस्तान को कुछ हद तक आर्थिक मदद भी करेंगे और ऐसे में अगर ये चीज़ें हुई तो पाकिस्तान को एक जो स्टेल्थ फाइटर है ये दोनों देशों से मिलने वाले हैं। अब ये चीज़ें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो फिलहाल इंडियन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जब बात होती है तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, इनको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है और जब बात इनकी मैन्युफैक्चरिंग की आती है तो पहले हमें ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के पास फिलहाल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर इस प्रकार के एडवांस फाइटर्स बनाए जा सके, तो उसका जवाब है नहीं। और तुर्की भी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस हद तक पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट में मदद करती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को अब इन सारी चीज़ों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए बल्कि भारत को अपने एंड पे जो तैयारियां हैं ये पूरी करनी चाहिए और भारत को भी या तो अपने AMCA प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने के बारे में विचार करना चाहिए या फिर आंतरिक समाधान के तौर पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने सलाह दी है स्टेल्थ फाइटर को एक्वायर करने की, उस पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये दो रास्ते भारत को एक बड़े संकट से बाहर ला सकते हैं। तो आपको क्या लगता है भारत को फिलहाल क्या करना चाहिए? भारत को AMCA पर ध्यान देना चाहिए या अगर आपको ये लगता है कि AMCA भी एक दशक की दूरी पर है तो क्या भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इससे पहले अपना एक इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम जिसको प्रोजेक्ट अज़्म नाम दिया गया था उसकी भी शुरुआत करी थी जो कि बजटरी कंस्ट्रेंट के चलते कभी आगे नहीं बढ़ पाया और फिर चाइना पर पूरी तरीके से पाकिस्तान आश्रित हो गया। अब अगर आप पाकिस्तान की वायुसेना पर नजर डालें तो इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो सिर्फ इस समय अमेरिकी और चाइनीज फाइटर्स ही देखने को मिलेंगे जो या तो पाकिस्तान में असेंबल किए जाते हैं या फिर पाकिस्तान उनको इम्पोर्ट करता है। खुद की उनके पास कोई बहुत एडवांस प्रोडक्शन लाइन भी नहीं है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर ये चीज़ें होती हैं तो इसमें पूरी तरीके से समर्थन चाइना और तुर्की का होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो वो एक्सपर्टीज़ हैं और ना ही पाकिस्तान के पास इतना टेक्निकल नो हाउ है कि वो स्टेल्थ फाइटर को बना पाएँ। तो भारत के खिलाफ इस समय निसंदेह तुर्की और चाइना एक भरसक प्रयास कर रहे हैं एक नए फ्रंट को मजबूत करने की, लेकिन भारतीय वायुसेना इस पर नज़र बनाए हुए है और ये एक संदेश है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि भारत अब इन चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकता और तत्काल तौर पर भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या तो एडिशनल राफेल फाइटर्स को मंजूरी दी जाए या फिर FGFA को रशिया से खरीदा जाए क्योंकि अमेरिका ने अभी तक F-35 ऑफर किए नहीं है और कब करेगा इस पर भी कोई टिप्पणी उनके द्वारा अभी तक तो फिलहाल नहीं की गई है।
तो आपका इसको लेकर क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करिए। अब आइए नज़र डालते हैं अपनी दूसरी अपडेट पे। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि भारतीय वायुसेना का जो एम का प्रोग्राम है, इसके लिए जो एडवांस इंजन सैफरान के साथ मिलकर विकसित किया जाना है, इसमें जो सैफरान है यही क्लियर विनर हो सकता है और कहीं न कहीं हमारा वो वक्तव्य अब सत्य होता नज़र आ रहा है। और ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मीडिया के हवाले से बात सामने आई है। अब यहाँ पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहाँ बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस या सैफरॉन में किसको सेलेक्ट किया जाएगा, तो वहीं सैफरॉन अब मीडिया के साथ सामने आकर के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। मीडिया में ये कहा जा रहा है सैफरॉन के एग्जीक्यूटिव जो अभी वहां पर हैं उनके तरफ से कि ये जो इंजन ऑफर किया जा रहा है सैफरॉन की तरफ से, ये ना सिर्फ एडवांस होगा बल्कि भारत में ही विकसित किया जाएगा। एक सीनियर ऑफिशियल जो सैफरॉन के हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म किया कि जो कोलैबोरेशन गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के साथ होना है, इसमें 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन हम मिलकर बनाएंगे और ये पूरी तरीके से एक नई कोर डिजाइन होगी। M88-4 पर ये कहीं से भी आधारित नहीं होने वाला है, बल्कि नए कोर के साथ एक नया इंजन भारत को बनाकर दिया जाएगा। सैफरॉन ऑफिशियल ने यह भी कहा कि ये 110 किलोटन का जो इंजन होगा, ये बहुत सारे जो नए कंपोनेंट्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, इनको लेकर आएगा और वो र्यूमर जिसमें M88 के इन्वॉल्वमेंट की बात की गई थी, वो पूरी तरीके से उन्होंने खारिज कर दी। ये पूरी तरीके से एमका के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और यहाँ पर प्रयास किया जाएगा कि जो जो रिक्वायरमेंट भारत ने सामने रखी हैं, उन सभी को रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा सके। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो भारत को सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ऑफर करी जाएंगी और बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सप्लोर भी की जा रही है GTRA के साथ मिल करके, जिसमें 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को पावर करने की बात भी की गई है। यहाँ पर जो मटेरियल साइंस पे एडवांसमेंट है वो भी इंक्लूड होगी। प्रोपल्शन एफिशिएंसी को ध्यान में रखा जाएगा। नए जो इंजन कंट्रोल सिस्टम है ये देखे जाएंगे और जो बाउंड्रीज हैं उनको पुश करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि करंट इंजन्स में हमें लिमिटेशन के तौर पर देखने को मिलती हैं। और ये सारी चीज़ें इस नए जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। इस पूरे प्रोग्राम का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है वो होने वाला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की शेयरिंग। जी हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पूरी तरीके से GTRA के पास होगा, यानी आने वाले भविष्य में अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, हम कोई बदलाव करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट राइट है ये भी भारत के पास होगा, यानी भारत जिसको भी चाहे जब चाहे इन इंजन के साथ एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। हमें अमेरिका की तरह किसी से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी में आपने देखा है कि बिना अमेरिकी परमिशन के आप उसकी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने इंडिजिनस जेट इंजन में ये सारी लिमिटेशंस देखने को नहीं मिलेंगी। सैफरान के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि हमारा प्रयास तो यही है कि हम GTRA के साथ मिलकर के तकरीबन अगले दशक में 1000 इंजन का निर्माण करेंगे और उन्हें भरोसा भी है कि तकरीबन 1000 इंजन का जो ऑर्डर है ये मिलेगा, क्योंकि इस इंजन का इस्तेमाल सिर्फ एमका में ही नहीं किया जा सकता, बल्कि एमका के अलावा जो दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उनमें भी ये इंजन यूज किए जा सकते हैं। और पहले से ही सैफरान ये कहता आया है कि जो इंजन GTRA के साथ मिलकर वो बनाने वाले हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी पूरी तरीके से राफेल, तेजस मार्क 2 और टेडबीएफ के लिए होगी। यानी भारत अगर चाहे तो अपग्रेड के माध्यम से राफेल इंजन्स को रिप्लेस कर सकता है इन नए इंजन से और अपने तेजस मार्क 2 में अपग्रेड के माध्यम से इन इंजन्स को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और इसके अलावा ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर जो कि अभी प्रोडक्शन स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, संभावित है कि तब तक शायद जेट इंजन बन जाए, तो वो एयरक्राफ्ट भी हमें बाद में लेटर वेरिएंट्स हैं वो इंडिजिनस इंजन के साथ ही देखने को मिले। तो आप इस पूरे के पूरे फ्रांस की तरफ से बयान को किस तरह देखते हैं? कि आप भी यही मानते हैं कि बस एक औपचारिकता ही बची है डील अनाउंस करने की, वरना सारी चीज़ें फाइनलाइज लगभग हो चुकी हैं?